आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं दाखिल खारिज का जो है इसके बारे में देने वाले हैं जानकारी कि दाखिल खारिज का मसला को ख़त्म सरकार ने कर दिया। अब इस पर बड़ा फैसला आया हुआ है, बहुत बड़ा फैसला है भाई। इसके बारे में पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दाखिल खारिज मसला ख़त्म, सरकार ने ले लिया है अब बड़ा फैसला। इससे रिलेटेड आज बताने वाले, बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई। अगर वीडियो में जुड़े हुए हो, किसी से ज़मीन खरीद रहे हो या किसी को ज़मीन बेच रहे हो, खासकर खरीद रहे हो या ज़मीन पहले से खरीदे हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो पूरा देख लेना, कभी भी दिक्कत नहीं होगा ज़मीन खरीदोगे तो। समझ पा रहे हो? इसमें पूरा बताने वाले हैं, पूरा दाखिल खारिज का। ज़मीन खरीद रहे हो वो भी समझ में आ जाएगा क्या करना है नहीं करना है। बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या होता है और बिहार में भी ज़मीन सर्वे भी चल रहा है, तो ये जानना अहम है आप लोग के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर चैनल के साथ भाई जुड़े हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, नए हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। लाइक क्या होता है, मैं मोटिवेट होता हूं, आप लोग लाइक करते हो तो जरूर लाइक कर दो भाई। लाइक से होता क्या, एक लाइक से क्या जाता है। साथ ही साथ आप लोग को ये कहना चाहेंगे, एक नया चैनल हम बनाए हुए हैं आप लोग के लिए, मोबाइल से रिलेटेड बताता हूँ मैं। कौन मोबाइल खरीदना नहीं खरीदना, मोबाइल ऐसा चीज़ है जो सभी को जानना जरूरी है भाई। बहुत लोग लेके ठगा जाते हैं। बहुत सारा फ़ोन है जो कि नहीं खरीदना, बहुत सारा फ़ोन है जो कि खरीदना है। तो कौन खरीदना नहीं खरीदना, उसके लिए एक चैनल मैंने बनाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो। और इंस्टाग्राम जो है वो ज्वाइन कर लो भाई। कमेंट, आधा कमेंट इंस्टाग्राम से लेता हूँ, आधा कमेंट यूट्यूब से लेता हूँ। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है सभी से कि इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो और यूट्यूब चैनल भी वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वो मेरा नया चैनल है। देखो आप समझो यहाँ पे मसला क्या है। देखिए दाखिल खारिज का, अगर आप ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, कोई भी ज़मीन आप लिए हो, ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताने वाले हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले। देखिए समझिए, यहाँ पे ज़मीन का जो है ऑनलाइन आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, रजिस्ट्री किसी से करा लिया है, तो देखिए इस पर मसला फंसता कहाँ है, समझिए। यहाँ देखिए, मान लीजिए आपने कोई भी ज़मीन खरीदा, तो दाखिल खारिज कब होता है? कोई ज़मीन जब खरीदे तब किया जाता है, या तो कोई बंटवारा कर रहे हैं तो उसका दाखिल खारिज होता है, या कोई वसीयत के आधार कर दिया उसके आधार पर होता है दाखिल खारिज, या कोई पर्चा आपको मिला है उस ज़मीन का दाखिल खारिज होता है, या कोई ज़मीन का बंदोबस्ती है आपके पास तो उस ज़मीन का भी दाखिल खारिज होता है, या कोई अन्य मामला है आपका। समझ पा रहे हैं? और भी रीज़न हो सकते हैं। दाखिल खारिज लैंड मोटेशन करने का ये सब रीज़न है। इसमें से लोगों को अभी कोर्ट में आके यहाँ चक्कर लगाना पड़ रहा है, उसको पता नहीं है इसका क्या प्रक्रिया है, क्या करना है नहीं करना है। तो इस वीडियो में आज हम पूरा बता देंगे आपको क्या इस पर एक्शन लेना है, क्या करना है नहीं करना भाई। क्योंकि ये चैनल बिहार का नंबर 1 चैनल ज़मीन सर्वे का है। तो यहाँ पर जो भी मिलेगा, यूट्यूब ने भी देखो चैनल को टिक लगा दिया है और इसका सिल्वर प्ले बटन भी आएगा, आप लोग के साथ में आऊँगा, दिखाऊंगा भी। समझ पा रहे हो? अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान से समझो, दाखिल खारिज लोगों का ये कंडीशन में होता है और करना पड़ता है। आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पे समझिए, एक आदमी है कोई, ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि वो ज़मीन खरीदा। आप ही मानिए कोई ज़मीन खरीदे, ठीक है। देखिए मैं पूरा समझा के बताता हूँ, किताबी चीज़ें भी कुछ कुछ बताना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, ताकि लोगों को लगे नहीं। बहुत सारा लोग कहता है कहाँ से आप बता रहे हैं, तो हमको किताबी चीज़ें भी पढ़ना पड़ जा रहा है। हम तो चाहते हैं कि आप लोग अपना मन से समझावे बतावे, लेकिन यहाँ लोग क्या बोलते हैं, टांग खींचने के लिए लोग यहाँ पर है। तो हमको किताबी चीज़ें पढ़ना, हमको किताबी चीज़ें पढ़ना जो है अच्छा लगता है, लेकिन समझा के जो बताते हैं वो बढ़िया रहता है। समझ पा रहे हो? लोगों को अच्छे से समझ में भी आ जाता है। जिस तरह खान सर बताते किस तरह है, उस तरह से यहाँ हम बताने चाहते हैं आप लोगों को, लेकिन लोग यहाँ टांग खींचता है, आप कहाँ से बता रहे हो बताओ। अरे भाई कहीं से बता रहे हैं ना। देखो यहाँ समझो, बहुत सारा लोग है जो कि गलत गलत कमेंट भी करता है। देखिए ज़मीन का जो लैंड मोटेशन होता है, जो ज़मीन का जो पोजीशन होता है, वो बहुत सारे लोगों का जो है इसको बारे में पता नहीं रहता। ज़मीन खरीद लेता है, बाद में वो पछताता है। सबसे मेन समस्या ये होता है। और ज़मीन का दाखिल खारिज में लोगों को ज़्यादा परेशानी होता है। मान लेते हैं, समझिए यहाँ देखो, वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग हमने करना नहीं चाहेंगे, आप लोग यही स्पष्ट बताते हैं। मान लेते हैं हमने कोई ज़मीन खरीदा, ठीक है, कोई ज़मीन खरीदा। अब देखिए हमने ज़मीन मान लीजिए आपसे खरीदा, या मान लेते हैं आपका ज़मीन, आपने ज़मीन हमसे खरीदा, जो भी है, कोई भी कंडीशन हो सकता है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने ज़मीन बेचा, हमने खरीदा। सिंपल, आपने ज़मीन बेचा, हमने ज़मीन आपसे खरीद लिया। उस ज़मीन का खरीदने के बाद
मतलब कुछ दिन के बाद क्या होता है, हमको याद आता है कि इस ज़मीन का हमने दाखिल खारिज नहीं करवाया। रजिस्ट्री तो करवा लिया लेकिन दाखिल खारिज नहीं करवाया भाई। तो इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या आने वाला है, हमको मन आया कि नहीं भाई हम इसका दाखिल खारिज कर लें। अब दाखिल खारिज क्यों करता है आदमी, कि ज़मीन का रसीद हमारा कटे, हमारे नाम से हो, समझ पा रहे हो। सबसे बड़ा तो ये चीज़ है कि ज़मीन का जो रसीद कटेगा वो हमारे नाम से हो, जमाबंदी हमारे नाम से हो, उस ज़मीन का खेसरा हमारे नाम से हो, है ना। ये चीज़ें होने वाला है, लोग को इसीलिए दाखिल खारिज करवाता है। तो यहाँ पे क्या है कि ज़मीन का रसीद कटेगा कैसे, इसका जो ज़मीन बेचा, जब तक वो ज़मीन का आप दाखिल खारिज नहीं करवाएं, कौन, खरीदार, आवेदक कौन है, खरीदार, या आवेदक मान लो एप्लीकेंट कौन होगा, खरीदार। हम आवेदक हैं, हम ज़मीन खरीदें आपसे तो हम आवेदक हुए, हम जो है उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवाएं, तो ज़मीन का जब दाखिल खारिज नहीं करवाएं तो उस ज़मीन का हमने दाखिल खारिज के लिए रिक्वेस्ट लगाया, मतलब क्या बोलते हैं, ऑनलाइन किया कि भाई दाखिल खारिज हो जाए। तो होता क्या है, वहाँ पर राजस्व अधिकारी वहाँ पर उसको चेक करते हैं। जैसे यहाँ से दाखिल खारिज का जब रिक्वेस्ट लगता है तो राजस्व अधिकारी के पास वो जाता है रिक्वेस्ट, सीओ के पास, जिसको आप लोग सीओ बोलते हैं, सीओ आरओ, ठीक है, उसके पास जाता है कर्मचारी। तो वहाँ पे क्या होता है, वो देखता है कि जिसने दाखिल खारिज आवेदन लगाया है, क्या ये ज़मीन जो है जिसने बेचा है, दाखिल खारिज लगाने वाले के पास, दाखिल खारिज लगाएगा कौन, खरीदने वाला। जैसे हम खरीदे हैं, आपसे खरीदे, आपका ज़मीन है, आप बेचे हुए हैं, ठीक है, आपने ज़मीन बेचा, हमने खरीदा, हमने दाखिल खारिज लगा दिया, लैंड मोटेशन लगा दिया, रिक्वेस्ट कर दिया। तो वहाँ पे सीओ जब चेक करता है तो देखता है कि आपका जो ज़मीन है, आपका पिता, मान लें आपका पिता का नाम दशरथ है, आपका नाम राम है, मान लेते हैं, तो राम ने ज़मीन बेचा हमें, हमने खरीदा ज़मीन, हमने रिक्वेस्ट लगाया, तो पता चलता है दशरथ जो है, दशरथ ने बेचा, ठीक है, दशरथ ने बेचा और राम जिंदा है, मान लेते हैं, और दशरथ मर गया, बहुत दिन हो गया, बहुत सारे साल हो गया और उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ। तो जब दाखिल खारिज का रिक्वेस्ट लगाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, राजस्व अधिकारी कहा जाता है कि ऑब्जेक्शन, जिसे तुरंत रिजेक्ट नहीं करता, आपको बता के रिजेक्ट करेगा वो। तो ऑब्जेक्शन में वहाँ आ जाता है कि ये ज़मीन जिसने बेचा उसके नाम से ये ज़मीन नहीं है। समझ पा रहे हो, ये समस्या आ गया भाई। अब देखिए इस स्थिति में होता है कैसे, देखिए दाखिल खारिज कैंसिल होने का एक रीज़न आज की वीडियो में हम पूरा बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जिसने बेचा उसके नाम से ये ज़मीन नहीं है। अब देखिए इस कंडीशन में होता क्या है, बेचा किसने, दशरथ ने, अब उसका बेटा है, तो दशरथ ने ज़मीन बेचा किसके पास, हमारे पास, तो दशरथ के नाम से वो ज़मीन नहीं है, दशरथ के पिता के नाम से जब भी ज़मीन नहीं है, तो उस स्थिति में दाखिल खारिज रिजेक्शन का समस्या आता है। मान ले दशरथ के दादाजी के नाम से वो ज़मीन था, परदादा के नाम से वो ज़मीन था, समझ पा रहे हो, और बेच दिया ज़मीन दशरथ, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या इसका दाखिल खारिज नहीं होगा, दाखिल खारिज होगा, लेकिन वहाँ चेक करेगा कि दशरथ के पिता का नाम से ज़मीन नहीं है, न दशरथ के नाम से, दादा तक उतना ऊपर तक उतना चेक नहीं करता है। इस वजह से यहाँ पर सीओ कर्मचारी चेक नहीं किया और उसको रिजेक्ट मार देता है। लोग को समझ में भी नहीं आता कि मेरा दाखिल खारिज रिजेक्ट हुआ क्यों, समझ पा रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों का। तो इसमें समझिए करना क्या है, अगर आपका कोई ज़मीन है, आगे कोई खरीदा हुआ है, किसी से कोई ज़मीन बेचा है, तो वो आदमी से आप वंशावली ले लें। अब यहाँ पर करना पड़ेगा हमको क्या, हम जब उस ज़मीन का दाखिल खारिज करवाएंगे, जो ज़मीन अब स्क्रीन पर देख रहे हो, ये ज़मीन का हम दाखिल खारिज करवाएंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा, हम जाएंगे उस आदमी के पास, उसको बोलेंगे कि इस ज़मीन का आप हम जो आपके दादा के नाम से है इसका बना के वंशावली दो। तो राम क्या करेगा, पिता, उसका पिता ज़मीन बेचा था, राम पिता फिर राम, 3 वहाँ पर वंशावली बनेगा, यानी कि 3 पीढ़ी का वंशावली वहाँ बनेगा। अब वंशावली बना के हमको देगा और उस वंशावली को हम फिर सीओ के पास जाएंगे, सीओ को दिखाएंगे कि देखिए सर ये है, तब फिर सीओ जाके उस वंशावली को कर देगा। जब तक रिजेक्ट नहीं किया तब तक, रिजेक्ट कर देगा तब तक कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। तब फिर देखो यहाँ पे रिजेक्ट नहीं किया तो सीओ देखेगा, फिर आपका हो जाएगा। लेकिन मान लो कि सीओ ने रिजेक्ट कर दिया, या मान लो वो आदमी कागज देने से इनकार कर रहा है, अरे भाई हमको क्या मतलब है, हमने ज़मीन बेच दिया, रजिस्ट्री कर दिया, हमारे पिता ने कर दिया, वो तो मर गया, हम क्या जाने,
बेटा बोलने लगेगा। लोगों के साथ ये भी समस्या है, या वो आदमी ही बोलने लगेगा अरे हमको कोई लेना देना नहीं, हमने ज़मीन तो बेच दिया, या उसका मन में पाप रहेगा कि नहीं हम दूसरे को भी बेचेंगे, या दूसरे को बेच भी दिया हो। बहुत सारा मामला होता है भाई। तो यहाँ पे इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में आप उस आदमी से बोलिए दीजिए, नहीं सपोर्ट करेगा तो आप क्या करेंगे? आपका दाखिल फिर रिजेक्ट हो गया, मान लेते रिजेक्ट हो गया, या तब फिर क्या करेंगे आप? वहाँ से रिजेक्शन हो चुका है सीईओ से, अंचलाधिकारी अंचल से, तब क्या करेंगे? तब इसके बाद आपके पास ऑप्शन बचता है कोर्ट का। आपको कोर्ट में आना होगा। कोर्ट में आने के बाद DCLR कोर्ट में आना होगा। समझ पा जो हम पहले भी बताए हैं, अभी भी बता रहे हैं, भूमि उपसमर्था उसे कहा जाता है हिंदी में। वहाँ पर आके आपको दाखिल खारिज का अपील करना होगा, रिक्वेस्ट जिसको बोलते हैं अपील। आपको अपील करने के लिए क्या करना होगा? ऑनलाइन करना पड़ेगा, DCLR कोर्ट में ऑनलाइन होगा। और वहाँ पे आपको ये पूरा साक्ष्य जो है आपके पास जो रिजेक्शन हुआ वो देंगे, सीईओ के द्वारा जो ऑनलाइन निकल जाएगा, वो रिजेक्शन पेपर लगाना होगा। और वहाँ पर आपको टोटल आपके पास जो भी है रजिस्ट्री पेपर, जो रजिस्ट्री किया था वो रजिस्ट्री पेपर लगाना है, और वो लगाना है, और वकालतनामा लगेगा, और फिर हाजिरी लगेगा, फिर वेलफेयर टिकट लगेगा, फिर आपदा का टिकट लगेगा, सारा कुछ लगाना होगा। फिर वकील साहब का वहाँ पर साइन होगा। समझ पा रहे हो भाई? बहुत सारे लोग बोल देता है कि खुद से कर सकते हो, खुद से नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर वकालतनामा कहाँ से आएगा? वकील साहब का साइन भी चाहिए उस पर, ठीक है। फिर मोबाइल नंबर लगेगा पिटिशनर का। पिटिशनर कौन? हम पिटिशनर हुए, जैसे हम है आवेदक, हम हुए पिटिशनर, वहाँ पर लगेगा। फिर रेस्पोंडेंट का लगेगा मोबाइल नंबर, विपक्षी पार्टी का। नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वहाँ पर वकील साहब का नंबर डाल दीजिए, ठीक है। वहाँ पे एडवोकेट का मोबाइल नंबर लगेगा, पिटिशनर का मोबाइल नंबर लगेगा, पूरा नाम पता एड्रेस पूरा भरना होगा भाई। पूरा भरने के बाद ऑनलाइन मोड में भी मांगेगा पिटिशनर का मोबाइल नंबर, रेस्पोंडेंट का मोबाइल नंबर। समझ पा रहे हो? सारा कुछ डालने के बाद, पूरा कंप्लीट करने के बाद ऑनलाइन वो हो जाएगा। वहाँ से एक रिसीविंग रेफरेंस नंबर मिलेगा आपको। वो रेफरेंस नंबर लेके उसका प्रिंट आउट निकाल के, जो साइबर वाला ऑनलाइन करेगा उसको लेके उस वकालतनामा के साथ पूरा एक फाइल आपको लेना पड़ेगा। समझे? एक फाइल में पूरा आपका रिजेक्टेड कॉपी जो सीईओ के द्वारा हुआ है, उसके बाद आपको लेना पड़ेगा स्टाम्प, ठीक है। जुडिशियल स्टाम्प नहीं, नॉन जुडिशियल स्टाम्प लेना होगा, ठीक है। मैं पूछ लीजिएगा, वकील साहब बता देगा, हर कोर्ट का अलग अलग नियम होता है। नॉन जुडिशियल स्टाम्प लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको हाजिरी लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपका ऑनलाइन जो मोड में रेफरेंस निकला जो ऑनलाइन की है वो कॉपी लगाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? और भी एक दो कॉपी वकील साहब बताएंगे, हर कोर्ट का अलग अलग रूल होता है। समझ पा रहे हो? हर सिविल कोर्ट का या हर DCLR कोर्ट का, ये DCLR कोर्ट आपका है तो हर DCLR कोर्ट का अलग अलग रूल होता है। तो वहाँ पर फिर आपको वहाँ पर साइन करना पड़ेगा, फिर वकील साहब साइन करेंगे, उसको जाके वहाँ पर ये ऑनलाइन होने के बाद फिर वहाँ फिजिकल जमा करना होगा पेपर को, ठीक है। वहाँ फिजिकल कहाँ? DCLR कोर्ट में जाके जमा होगा वो कॉपी। अब उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर देना है भाई। एक चीज़ ये ध्यान लिख दिया, अपना मोबाइल नंबर देना है। और अपना मोबाइल नंबर देने के बाद अब क्या होगा इसमें समझिए, आपका मोबाइल पर मैसेज आएगा कब आपका तारीख है, क्या है, नहीं है, सारा कुछ उसमें आ जाएगा। उस रेफरेंस नंबर से भी आप चेक कर पाएंगे। ये वकील साहब है वो बता देगा। ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं लेना है तो वकील साहब है, वो एक वकील छोटा मोटा, बड़ा वकील नहीं रखना है, ठीक है। छोटा मोटा कोई भी एक वकील रख लेना है जिसको जानकारी हो, ठीक है, उससे रख लेना है। और उससे रखना है, वहाँ के जाके DCLR कोर्ट में जब बुलाएगा आपको जाना है, आपसे पूछेगा वहाँ पे जो वहाँ के जज होंगे DCLR कोर्ट के, वो आपसे पूछेंगे कि क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, क्यों आपका रिजेक्शन हुआ, क्या वजह है, सारा पूछा जाएगा। फिर उसके बाद उस पर बहस होगा, विपक्षी पार्टी को बुलाया जाएगा, जो जिसका नाम आप लिखेंगे, वहाँ विपक्षी का नाम भी होगा ना, रेस्पोंडेंट का, उसको बुलाया जाएगा, उसको पूछा जाएगा कि जिस विपक्षी पार्टी कौन, जिससे आप जमीन खरीदे भाई, वो जिससे आप जमीन खरीदे, समझे, उसको विक्रेता को बुलाया जाएगा, बेचने वाले को बुलाया जाएगा। वो आएगा, उसको जज साहब पूछेंगे ये ज़मीन का आपने क्यों नहीं इसका पेपर दिया, जो आपका रीज़न रहेगा, जैसे उसने पंचावली नहीं दिया या उसने उस ज़मीन में कोई और भी पेपर है जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो चीज़ें नहीं दिया, तो इस रीज़न को भी पूछा जाए। जो भी ये सब चीज़ें रहेगा, ये रीज़न को भी पूछा जाएगा कि आपने इसको ये पेपर क्यों नहीं दिया, आखिर क्या वजह था, क्या रीज़न था, ये सब रीज़न उससे पूछा जाएगा। कहेगा इसको ये पेपर दीजिए, उसको नोटिस भेजेगा, पहले नोटिस भेजेगा, नोटिस के माध्यम से अगर वो नहीं आता है तो आपकी
पक्ष में फैसला हो जाएगा, आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। उसके अकाउंट से वो ज़मीन क्या बोलते हो, उसको विड्रॉल कर दिया जाएगा, उसके अकाउंट से आपके अकाउंट पर वो ज़मीन ट्रांसफ़र कर देगा, आपके खाते में वो खेसरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। समझ पा रहे हो, ये चीज़ें होगा, ये प्रक्रिया होगा यहाँ पे। ये क्लियर होने के बाद जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो नहीं हाजिर होता है तब, अगर वो हाजिर हो जाता है, अब वो जवाब देता है कि नहीं ये बात है वो बात है, तो उसको जज साहब बोलेंगे क्या रीज़न था, आपने क्यों नहीं इसको दिया वंशावली, आपने क्यों नहीं दिया ये पेपर, जो भी पेपर का आपका दिक्कत रहेगा वो उनसे उनको बोला जाएगा, तो वो अपना जवाब उसको देना पड़ेगा। अगर वो नहीं आता है वहाँ DCLR कोर्ट में, तो ऑटोमेटिक वो आपके पक्ष में फैसला हो जाएगा, बोल देगा ये ज़मीन का दाखिल खारिज कर दिया जाए, वो ज़मीन आपके दाखिल खारिज हो जाएगा आपका। समझ पा रहे हो, ये प्रक्रिया होता है, ये रीज़न होता है। अगर वो हाजिर हो जाता है तो उसको बताना पड़ेगा, रीज़न देना पड़ेगा कि आपको अभी तक क्यों नहीं दिया। बहुत सारा चीज़ होता है ना कि वंशावली नहीं दिया है, ये नहीं दिया, क्योंकि वो ज़मीन उसके दादा के नाम से था, परदादा के नाम से था। अब बात होता है यहाँ जाके ये मामला ये दाखिल खारिज में फंसता है लोगों का। समझ पर, इसमें आप चढ़ावा भी दे दोगे ना तो भी नहीं हो पाएगा, वो तो उस पर डिपेंड है, CO पे या कर्मचारी पे है, इसमें भी चढ़ावा मांगता है। समझ पा रहे हो भाई, लोग यहाँ बताएगा नहीं खुल के, हम खुल के बताते हैं। इसमें CO चाहता तो ये ज़मीन का दाखिल खारिज हो जाता, लेकिन यहाँ CO रिजेक्ट कर रहा है, क्यों, चढ़ावा लेने के लिए, उसको चढ़ावा चाहिए। समझ पा रहे हो, तो ये रीजन, तो यही मामला DCLR कोर्ट में चला जाता है। अब वहाँ तो उसको बुलाया जाएगा, सही भी लिखा हुआ तो भी रिजेक्ट कर देता है, दादा परदादा का ज़मीन में आके। समझ पा रहे हो, तो ये सबसे बड़ा दिक्कत होता है लोगों का। तो ये समझ में आ गया कि दाखिल खारिज का क्या है, प्रोसेस कैसे होगा, प्रोसेस क्या, यहाँ से आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। बहुत सारे लोग फर्जी तरीके से लिखता, उसका अलग दिन किसी दिन हम बताएंगे। ये था कि दादा परदादा या मतलब पिता के नाम से नहीं है, जैसे हमारा ज़मीन है हमारे पिता के नाम से नहीं है, हमारे दादा के नाम से है, और वो ज़मीन हमारे पिताजी ने बेच दिया। समझ पा रहे हो, हमारे पिताजी ने वो ज़मीन बेच दिया, दादा का नाम, CO चेक किया, अरे बेचने वाला ना पिता के नाम से ना उसका नाम से, उसका दादा चेक करता है, आपका आधार कार्ड में है दादा का नाम लिखा हुआ है, आपका आधार कार्ड में पिता का नाम है, तो उस पर जाके वो मिलाता है, सारा कुछ मैच करता है। आदमी को जाना किससे जाता है, पिता के नाम से, नो कि दादा के नाम से। आपको किस नाम से जानता है, पिता के नाम से, वो ज़मीन आपके दादा के नाम से है या परदादा के नाम से है, तो उतना दूर देखता नहीं, वहाँ पर जाके चेक करता है, देखता है इसका तो है ही नहीं। तो इस स्थिति में भी ऑब्जेक्शन आ जाता है, इस स्थिति में भी उसका मन में, राजस्व अधिकारी के मन में, CO के मन में या कर्मचारी के मन में आ जाता है भाई इसको रिजेक्ट कर दें। आप नहीं दीजिएगा रिजेक्ट कर देगा, चढ़ावा नहीं दीजिएगा रिजेक्ट कर देगा, ये लेके चढ़ावा भी लेता है। समझ पा रहे हो, नहीं तो फिर जाइए DCLR कोर्ट में चक्कर लगाइए। ये मामला है लोगों का, ये यहाँ के परेशानी आता है भाई। तो ये चीज़ बता दे रहे हैं, जब भी आप ज़मीन खरीद रहे हो, जिस आदमी से भी ज़मीन खरीद रहे हो, उस आदमी का चेक करो कि उसके नाम से है या नहीं, तभी जाके खरीदो। अगर उसका पिता के नाम से है तो वो कितना भाई है ये पता कर लो, कौन जो आदमी बेच रहा है, 2-3 भाई है, ठीक है, तो कितना ज़मीन आपको उसका हिस्सा में होगा। ये नहीं कि बाद में पता चले वो 3-4 भाई है और वो ज़मीन बेच दिया पूरा, तो यहाँ जाके मामला होगा। इसका भी वीडियो बना हुआ है बिना बंटवारा का, देख लो जाके, चैनल पर है, कहाँ जाके मामला फंसता है इसमें। समझ पा रहे हो, ये भी दिक्कत है लोगों का, ये भी परेशानी है लोगों का, ये भी दिक्कत आ जाता है, इसलिए बता रहे हैं यहाँ के दाखिल खारिज में मामला फंसता है इसमें। समझ पा रहे, बिना बंटवारा का ज़मीन में है दाखिल खारिज मामला फंसता है, वहाँ पर कब्जा में जाके ज़मीन में मामला फंस जाता है, आप कब्जा नहीं कर पाइएगा उस ज़मीन को। समझ पा रहे, उसका लैंड मोटेशन नहीं हो पाएगा, उस ज़मीन का रसीद नहीं कट पाएगा, उस ज़मीन का आपको जमाबंदी नहीं मिल पाएगा, ये सब समस्या हो जाता है। समझ पा रहे, इसलिए पता करिए, अगर उसका जो ज़मीन बेच रहा है उसके दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है, तो उस ज़मीन उसको बोलिए वंशावली बना के दो। आप पता कीजिए कि उसका कितना हिस्सा होगा, ये नहीं कि वंशावली बना के से दे दिया तो हम कर लिए। समझ पा रहे हो, कितना हिस्सा उसका होगा, कितना उसका पिता का हिस्सा होगा, कितना उसका दादा का हिस्सा होगा, अगर दादा के नाम से पिता के कितना भाई था बता कीजिए, तब होगा। कितना ज़मीन है बिना पता का नहीं कुछ होगा, तब पता। समझ रहे हो ना, तो रह जाइएगा ऐसे ही। और उसका कितना भाई है, सारा कुछ मालूम करने के बाद ही ज़मीन लीजिए। लोग पता नहीं करता है, संस्था में ले लेता था, हो जाता आता पता कहाँ, तब बाद में कोर्ट का चक्कर लगाते रहता है, यहाँ बोलता है कि सर ऐसे हो गया वैसे हो गया। समझ पा रहे हो, ये दिक्कत है। और दादा परदादा ज़मीन में दाखिल खारिज में बहुत सारा मामला भी हमारे पास आया हुआ है, फंसा हुआ है। उसका एक्स पार्टी जो है क्या किया है, ऑब्जेक्शन डाल दिया भाई। करे तो करे क्या, होवे तो होवे क्या, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं, तो लोगों को यहाँ बोलते हैं तो कुछ मिर्ची लगता है, उसको समझ में ही नहीं आता है। पानी प्यास लग गया, मुंह सूख गया, थोड़ा सा लाइक करो भाई। देख रहे हो ठंडी में बैठ के वीडियो शूट कर रहे हैं,
थोड़ा सा लाइक करोगे, आप लोग के लिए इतना मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, कोशिश करते हैं बेस्ट से बेस्ट जानकारी दे। किताबी ज्ञान सिर्फ दे देने से नहीं हो जाता है, समझ पा रहे हो ना, समझा के बता रहे ताकि समझ में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्या कुछ ऐसा चीज़ है कि समझ में नहीं आया हो? हमारा वीडियो में ऐसा कुछ हुआ है? कभी भी ऐसा नहीं होगा भाई, हम एक्सप्लेन करके पूरा बताना चाहते हैं। लोग यहाँ बोलने लगता था हमको किताब पढ़ना पड़ता है, समझ रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ देखिए समझ में आ गया होगा आप लोग को, पूरा चीज़ हम बता दिए। आप लोग को अब करना क्या है समझिए, एक नया चैनल बनाए भाई, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो, मोबाइल से रिलेटेड हम बताते हैं। और इस कमेंट जो है इंस्टाग्राम पर भी करो और यूट्यूब पर भी करो। इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, ज़रूरी है। अगर कंटिन्यू टीम पाना है तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ये सब ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम और यूट्यूब ये ज़रूरी है, यूट्यूब सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम को ज्वाइन करो, बढ़िया से बढ़िया मिलेगा, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट। आज थोड़ा सा देर हो गया है इसलिए आज कमेंट हम नहीं ले पाऊँगा, समझ पा रहे हो, वीडियो भी बनाने में देरी हो गया, तो कल हम कमेंट लेंगे, समझ पा रहे हो। तो आप लोग थोड़ा सा बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, लाइक ज़रूर कर देना भाई, लाइक करते हो हमें अच्छा लगता है, आपका लाइक मेरा मोटिवेशनल मिलता है, समझ पा रहे हो। तो आपको अगला वीडियो जो है, आपको अगला वीडियो बहुत जल्द ही मिलेगा, और बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, क्या लगा। अगला वीडियो बहुत, आज थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए कमेंट नहीं ले पा रहा हूँ, किसी और दिन में कमेंट लूँगा, समझ पाए, दूसरे दिन लूँगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, पूछना, कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में लिख देना, और अपना फीडबैक देना, वीडियो कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, नहीं लग रहा है। अरे इस मॉर्निंग में 9 बजे के लगभग में हम एक न्यूज़ देते हैं, उसे ज़रूर देखो भाई, पूरा देश दुनिया का खबर बताते हैं उस पर हम, समझ पा रहे हो, तो उसे भी देख लेना। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं, अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। धन्यवाद, जय हिंद।